हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल करियर विद्यापीठ। जी हाँ, अब इस चैनल का नाम हो चुका है फिज़िक्स विद्यापीठ से करियर विद्यापीठ। जब लास्ट टाइम मैंने वेक्टर का जब लेक्चर डाला था तो उस समय फिज़िक्स विद्यापीठ था। तो ये काफ़ी खुशी की बात है, जो नाम चेंज हुआ है उसके पीछे रीज़न है कि अब ये यूट्यूब चैनल बस फिज़िक्स वर्ग में लिमिटेड नहीं हो चुका। अब ये यूट्यूब चैनल पे आपको मैथमेटिक्स के भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो शशांक सर आप लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा उनसे पढ़ के। वो भी आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। आप इससे पिछले वाले वीडियो में देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू वेक्टर क्या, सॉरी मैथमेटिक्स क्या है, और इस वाले वीडियो में आप देखेंगे कि वेक्टर का पार्ट 2 क्या है। तो पहले पार्ट को हम लोगों ने देखा था बहुत करीब से कि पहला पार्ट क्या था। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हमने कनकरेंट वेक्टर को देखा, फिर कोप्लानर वेक्टर को देखा, फिर वेक्टर के डेफिनेशन को देखा, मतलब स्टार्टिंग में वेक्टर के डेफिनेशन को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोप्लानर वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर या फिर और भी चीज़ें, टाइप ऑफ वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होती है। तो ये चीज़ था। तो अब जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। अब एडिशन ऑफ स्केलर्स आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ स्केलर्स क्या चीज़ होती है। जब आप दो स्केलर को जोड़ते हैं तो बिल्कुल उस तरीके से जोड़ देते हैं जैसे कि आप बेसिक अलजेब्रा से जोड़ रहे हैं। आप जैसे कि मान लो कि हाँ कोई चीज़ है जिसका मास 2 kg है, और आप ए है कोई चीज़, उसका मास 2 kg है। कोई दूसरी चीज़ है जिसका मास बी यानी कि 3 kg है। सब दोनों के मास को आप जोड़ोगे तो बिल्कुल 2 + 3 = 5 kg बेसिक अलजेब्रा से जोड़ दोगे। लेकिन वेक्टर में कहानी ऐसी नहीं होती। वेक्टर में जो एडिशन के रूल्स जो होते हैं वो थोड़े, इनका मतलब इनके जो एडिशन का जो रूल है वो अलग है, इनका अलग नियम कानून है। तो इसी रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे, डरने की बात नहीं है। वो जो एडिशन का रूल वेक्टर का वो भी उतना ही आसान है जितना कि स्केलर का। बस बात है कि हमें समझने भर की देरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर से। मेरा नाम है राजीव नैन और मैं हूँ आईआईटी कानपुर से। तो अब आप देख सकते हो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या होता है, इसमें ये बोला जाता है कि एक वेक्टर है, उसके हेड से जब आप दूसरे वेक्टर के टेल को कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर के टेल से और जो लास्ट वेक्टर के हेड को, मतलब कि सेकेंड वेक्टर के हेड को जो लाइन कनेक्ट कर रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये फिगर क्या है। अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जैसा कि हमने ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ऐड किया है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर, तो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, अब इसके मतलब बस इतना ही आप समझ सकते हो क्या कि ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन यही है। नहीं, बस इतना भर में ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि जब बचपन में हम जब बहुत छोटे हुआ करते थे, तो मतलब अब भी कुछ लोग करते होंगे कुछ मना नहीं है इसमें, लेकिन जब हम अक्सर छोटे में ये चीज़ किया करते थे कि हम पेपर बोट के साथ खेला करते थे। तो जब बारिश का महीना होता था, अभी भी बारिश का ही महीना है इस वक्त, तो जब बारिश के महीने में हम लोग पेपर बोट को डालते थे और इस समय इधर जो है फ्लो की वेलोसिटी है, ठीक है, इस तरफ की तरफ जो है फ्लो मूव कर रही होती थी। तो अभी क्या होता था, एक सेकंड में बता रहा हूँ। तो हमारा जो बोट है बस इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता था। लेकिन ऐसा होता है, जब भी ऐसा हुआ कि, एक सेकेंड, हाँ मैं मैनेज कर लेता हूँ। हाँ, अब जब ऐसा होता था कि जब हवा जब बहती थी दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हमारा बोट अपने आप इधर की डायरेक्शन में चेंज कर लेता था। वो क्या चीज़ थी जो चेंज कर दी थी, वही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। आप साइकिल चलाया करते होंगे, आप जब स्टार्टिंग में जब साइकिल चलाया करते होंगे और जब ऐसे ही मतलब ऐसे दिन में चलाया करते होंगे जब तूफ़ान बहुत ज़्यादा होगा, हवा बहुत ज़्यादा चलती होगी, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता था ना कि हमारे जो साइकिल का हैंडल था वो अपने आप डायरेक्शन चेंज करता था। तो वो किस डायरेक्शन में जाता था, वो रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन में जाता। आप साइकिल ऐसे चला रहे होते थे, हवा कुछ ऐसे बह रही होती थी, तो अब साइकिल इधर जा रही होती थी, इधर ना इधर जाती थी ना इधर जाती थी, ना इधर जाती थी ना इधर जाती थी, कुछ इस तरीके से जाती थी। तो यही जो चीज़ था मैं बताया, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। आप साइकिल ए वेक्टर की डायरेक्शन में चलाते थे, हवा वी वेक्टर की डायरेक्शन में जाती थी, और आपकी जो साइकिल है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में मूव कर जाती थी। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं हाँ, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब आप लोग आइडिया तो थोड़ा सा मिल गया आपको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। लेकिन इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब कितने कितने वेलोसिटी से। आप सपोज कर लो कि
आप सपोज़ कर लो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होगे, ये 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा, तो कुछ ये जो वेलोसिटी हवा जो बह रही होगी, तो ये कुछ वेलोसिटी सपोज़ कर लिया जाए, ये हो गया 2.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये मतलब ये कैसे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे वेक्टर मतलब वेक्टर रूल ऑफ एडिशन में, कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में वो उस हवा ने मेरे साइकिल के हैंडल को मोड़ दिया, ये कैसे फाइंड करेंगे। तो इन चीज़ों को फाइंड करेंगे हम लोग कैसे, इन चीज़ों के लिए हम चलते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से। इस चीज़ से हम लोग फाइंड करेंगे कि किस डायरेक्शन में हवा ने हमारे साइकिल के हैंडल को मोड़ दिया, और कितने अमाउंट में, मतलब जो वेलोसिटी हमारी हो गई अब वो कितनी हो गई हवा की वजह से, हवा के डिफ्लेक्शन की वजह से अब हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे साइकिल की, और किस डायरेक्शन में हो गई। तो चलिए देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। विजुअलाइज़ करिए ना, बहुत चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप करते हो, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का बहुत सारा आपको एग्जांपल मिल जाएगा। अब जैसे क्या है कि आप क्या करते हो कि सपोज़ करो, यहीं पे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन से ही समझाता हूँ, कि कोई भी बॉल को आप नीचे की तरफ फेंकते हो, ठीक है, और हवा चल रही होती है ऐसे, तो आपकी बॉल नीचे सीधी सीधी नहीं जाती, आपकी बॉल इधर की डायरेक्शन में मूव कर जाती है। कभी आपने महसूस किया होगा ये देख के। ये क्या है पता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हवा का वेक्टर है, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका फ्री फॉल नीचे की तरफ जो आपका गिर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। बॉल ना ही इस डायरेक्शन में मूव करती है, ना ही बॉल नीचे सीधा सीधा जाती है, बॉल अलग ही इधर की डायरेक्शन में मूव कर जाती है। ये क्यों हो रहा है, ये रिजल्टेंट हो जा रहा है। ये वेलोसिटी मतलब हवा ने भी अपना रोल प्ले कर दिया और ग्रेविटी ने अपना रोल प्ले किया ही था, जिसकी वजह से नीचे जा रही थी बॉल, तो हवा ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, जिसकी वजह से हमें एक रिजल्टेंट मिल गया। तो ये सब चीज़ थी। अब पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन से हम समझेंगे कि वो रिजल्टेंट कितना था, अब वो हवा की वजह से क्या बदलाव हुआ था, मैग्नीट्यूड में क्या बदलाव हुआ था, डायरेक्शन में। तो सिंपल, अब देखो पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन में क्या होता है, इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी are put in adjacent to each other such that their tail meet at common point, then the diagonal of the parallelogram ये बात याद रखना, formed by the adjacent vectors is the resultant of two vector। सही बात है। और जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंपल ऐसे हो जाता है, r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और tan अल्फा क्या, जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विथ वेक्टर ए, यानी कि ये एंगल अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गई, बस इतना ही काफ़ी है क्या, नहीं, हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से, कैसे आई, इस चीज़ को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ करो एक वेक्टर है ऐसे करके, मैं दूसरे पेज पे बताता हूँ ताकि आप लोग को बहुत आसानी होगी समझने में। सपोज़ करो एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ठीक है। अब क्या हो गया, अब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा, अब एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उनके अपोजिट साइड्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, एक सेकंड सही से मैं फिगर बना दूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना लगे आपको, मतलब जितना अच्छा फिगर ड्रॉ करूँगा उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, कहाँ से ये बातें आ रही हैं। तो ये जितना आप समझोगे उतना ही मेरे लिए भी बेहतर है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी जगह पे जाओ, अच्छे कॉलेज में जाओ, और आईआईटीज़ में जाओ, और जो मेडिकल वाले हैं अच्छे कॉलेज में जाएं, मैं तो यही चाहता हूँ। चलो ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना उसके, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया, अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो देखो टेल टू टेल मिला है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 360 माइनस थीटा है, तो स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगी। तो इसकी इन दोनों के बीच के एंगल क्या हो गई, थीटा हो गई। तो 360 माइनस थीटा को हम लोग क्या करेंगे, मस्त हटा देंगे उसको, तो एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इसका जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल ऐसे करके ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक काम करता हूँ, मैं डायगोनल को दूसरे किसी कलर से ड्रॉ करता हूँ। तो ये जो होगा, ये हो गया हमारा डायगोनल उसका, और ये जो है
एंगल अल्फ़ा बना रही है ए वेक्टर से। समझ रहे हो? आप इस चीज़ को देख पा रहे हो कि क्या चीज़ है, कैसे हो रहा है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे की कहानी क्या हो रही है। तो हमने नाम दे दिया इसका, अब नाम दे दिया PQRS, ठीक है। तो अब क्या किया, आर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नीचे की तरफ, और इसका नाम दे दिया हमने T। और ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है। अब ये भी तो एंगल है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये बी ही हो जाएगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और ये क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो एंगल RST कितना हो गया, वो हो गया थीटा डिग्री हो गई। और एंगल RTS कितनी हो गई, वो हो गई 90 डिग्री, ठीक है। अब ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, RS का मैग्नीट्यूड भी B होगा। अब देखो, अब RT अपॉन देखो RS, सॉरी एक सेकेंड, अब हम लोग थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के इस्तेमाल से हम लोग देखेंगे कितनी आसान हो जाती हैं चीज़ें। कई लोग बोलते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री का कहाँ यूज़ आता है। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ यूज़ आता है। तो अब देखो RT क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा हमारा सिंपल B साइन थीटा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा, अगर आप इन ट्राइंगल RTS में देखोगे तो थीटा ये है एंगल RST, तो परपेंडिकुलर क्या RT है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि B इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए RT क्या हो गया, B साइन थीटा हो गया। और ST क्या हो गया, देखो ST हो गया हमारा B कॉस थीटा, ये हो गया। ये चीज़ आप फाइंड कर लिए क्या हो गया। अब PT क्या है, देखो PT क्या है, PT की जो वैल्यू है PS प्लस ST है, यानी कि PS कितनी दी हुई है, PS की मैग्नीट्यूड A है, और ST का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, B कॉस थीटा, यानी कि B कॉस थीटा। तो PT हो गया हमारा A प्लस B कॉस थीटा। ये चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक। और RT क्या हो गई, RT हो गई हमारी B साइन थीटा, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल PRT। अब इसमें देखोगे ना तो आप देखो RTP, एंगल RTP इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल PT इक्वल टू अल्फ़ा डिग्री दिया हुआ है। तो अब आप देखोगे करीब से तो आपको दिखेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे पाइथागोरस अंकल ने हमें बोल दिया था हेलो। तो अब उन्होंने हेलो बोला, तो अब बदले में उनके थ्योरम को यूज़ तो करना पड़ता है ना। तो चलिए अब उनके थ्योरम को यूज़ करते हैं हम लोग, कि कैसे उनके थ्योरम को यूज़ करेंगे। अब बचपन से आप लोग जानते जा रहे हो, कितनी बार किए हो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो PRT में आप देखो हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है PR। तो PR स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, जिसमें कि PR क्या है, PR की वैल्यू दी हुई है R स्क्वायर, और PT की वैल्यू देखो क्या है, PT की वैल्यू दी है A प्लस B कॉस थीटा स्क्वायर, और प्लस RT की वैल्यू देखो क्या दी हुई है, RT की वैल्यू दी हुई है B साइन थीटा होल स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, सॉरी जो R की वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। अब देखो इन दोनों टर्म में B स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जब इन दोनों टर्म में B स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये हो गया R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा, ठीक है। तो R स्क्वायर जो हमारा हो गया वो हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, प्लस 2AB कॉस थीटा। निकल गया ना, देखो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया R स्क्वायर, R इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। कितना आसान है, कितनी आसानी से आपने इसके रिजल्टेंट को हमने निकाल लिया, कोई तकलीफ़ हुई क्या।
कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हमने कुछ नया किया क्या? कुछ नया नहीं किया। हमने क्या किया, बस उसको फाइंड किया कि ये है क्या, इसको फाइंड करने की कोशिश की कि हमने कि ये क्या है। तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई इसमें। हमने बस यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम को, जो कि आपने बचपन से पढ़ रखा है, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके हमने प्रूव कर दिया कि ये रिजल्टेंट ये क्यों होता है। अब रिजल्टेंट तो निकल गया इसका। अब क्या करें भाई? अब डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? अब देखो, अब इसी ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, पी आर टी। अब मैं नीचे भी ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ऐसे करके ट्रायंगल दिया हुआ है पी, और ये है आर टी, पी आर टी, और ये कुछ ऐसे था, और जो कि यहाँ तक की वैल्यू थी इसकी ए, और यहाँ तक की वैल्यू थी, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू थी उसकी थी बी कॉस थीटा। मतलब तो अब ये क्या हो गया, और ये क्या थी? ये थी बी साइन थीटा, ठीक है। ये अल्फ़ा डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी आर टी, और ये एस था, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर टी टैन अल्फ़ा क्या हो जाएगी? टैन अल्फ़ा हो जाएगी आर टी अपॉन पी टी। कितना इजी है। तो टैन अल्फ़ा आर टी अपॉन पी टी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगी। तो टैन अल्फ़ा जो हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी आर टी देखो कितना है, बी साइन थीटा, और पी टी देखो कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। कितना इजी है, कितना आसान था ये चीज़, कितना ईजिली आप लोगों ने निकाल लिया कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो यही है ना, यही है ना। तो कैसे फाइंड कर लिया हम लोगों ने, कितना। अब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस में क्यों तोड़ पाए इसको? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता। जब हमें कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो कठिन नहीं रह जाता, क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर लेंगे। और मेन क्या है ना, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है ना, हमें विजुअलाइज करना है, चीज़ों को विजुअलाइज करना है कि अच्छा हाँ कोई चीज़ है तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा, कोई दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होगा। तो अब आपकी जो साइकिल की हैंडल जो घूम रही थी उसका जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा उस वेलोसिटी का, रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट होगा उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा ये, कि कितने से हवा चल रही थी, कितने से आपकी साइकिल चल रही थी, और 2 इंटू हवा की वेलोसिटी इंटू योर साइकिल्स वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा अंडर रूट। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, और किस डायरेक्शन में हमारी साइकिल की हैंडल भाग रही थी, तो ये है वो डायरेक्शन, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ऐसे करके हम लोग फाइंड कर लेंगे रिजल्टेंट क्या होता है। ऐड करना सीख लेंगे ना, तो सब्सट्रैक्ट करना भी बहुत आसान होगा। अब देखो, अब कुछ केसेस की बात करते हैं। अब देखो कुछ केसेस की बात करते हैं। तो अब r इक्वल टू आपने देख लिया क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r इक्वल टू तो ये हो गया, r इक्वल टू तो ये हो गया। अगर इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब क्या, मतलब पैरेलल वेक्टर होगा ना, तब तो उसी का तो थीटा 0 डिग्री होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो r इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हो गया अंडर रूट ए प्लस बी होल स्क्वायर, r इक्वल टू ए प्लस बी। देखो रिजल्टेंट क्या हो गया ना, रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड हो गया वो जुड़ गया, वो क्या हो गया, वो जुड़ गया। अब सिंपल क्या होता है, अब कोई बोल रहा है ना कि एक वेक्टर है जिसका सपोज करो वेक्टर वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दूसरे वेलोसिटी वेक्टर का जो है OP मान लिया जाए, जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जो है एक और वेक्टर है उसका जो है 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है OQ है सपोज करो, तो अब पूछ रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भाई इधर ही होगा, तो ये हो जाएगा R वेक्टर,
आर वेक्टर हो जाएगा, जो कि सिंपल हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और वो हो जाएगा 2+3 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक केस हो गया कि जब 0 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे कि उसको निकाल लेंगे कि क्या होगी उसकी वैल्यू। मुझे लग रहा है ये बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। तो अब इसी तरीके से, अब जैसा कि इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल जिस डायरेक्शन में चला रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा भी बह रही है, तो आपको लगता है कि आपने जितना पैडल नहीं मारा उससे ज़्यादा आपको वेलोसिटी मिल गई। तो वेलोसिटी क्या कर रही है, हवा ऐड कर दे रही है ना भाई। जब हवा ऐड कर दे रही है तो वही तो रिजल्टेंट है। तो ये हो गया हमारा वो केस। अब दूसरे केस पे आते। दूसरे केस में इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। क्योंकि कॉस 180 की जो वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि टोटल अंडर रूट, रिजल्टेंट हो गया ए माइनस बी, ठीक है। जब रिजल्टेंट हमारा ए माइनस बी हो गया तो आप सिंपल बता सकते हो कि जब रिजल्टेंट ए माइनस बी हो गया तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जा रहा है, सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है, ऐसे सिंपल अलजेब्रा जैसा। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर्स क्या हैं, दोनों वेक्टर्स क्या हैं, आपस में 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो फिर से साइकिल चलाओ, साइकिल चला रहे हो और आपकी जो विंड की जो वेलोसिटी है आपसे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। मतलब जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप साइकिल चला रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी विंड बह रही है, मतलब हवा चल रही है। तो अब क्या होता है कि आपको ये लगता नहीं कि आप जितने ज़ोर से पैडल मार रहे हो, जितने ज़ोर से पैडल घुमा रहे हो अपने साइकिल की, लेकिन उस हिसाब से आपको वेलोसिटी नहीं मिल पा रही, उस हिसाब से आप तेज़ नहीं चला रहे हो। क्यों नहीं तेज़ चला रहे हो, क्योंकि आपको हवा अपोज कर रही है। तो कितनी वेलोसिटी से आप जा रहे हो आगे, फिर भी उस हवा को काटते हुए, वो वेलोसिटी होती है आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी होती है, वही होता है रिजल्टेंट। अब देखो, अगर ये तीसरा केस अब देखते हैं क्या है। तीसरा केस क्या है, इसको पहले मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, तब तीसरे केस को बताने में आसानी होगी। अब तीसरा केस क्या है कि इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है पता है, 0, तो ये कट जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 केसेस हैं जिसको कि आप याद करोगे, रखोगे 3 केसेस। ये दूसरा केस है और ये जो था ये किधर गया, हाँ ये जो था आपका पहला केस था, ठीक है। तो इन 3 केसेस को आप याद रखोगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन को ख़त्म करते हैं। अब आते हैं सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया ये, और डायरेक्शन क्या हो गया। अब इसको कैसे फाइंड करें, तो सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सब्सट्रैक्शन एक टाइप का एडिशन होता है। आप क्या करो ना, देखो खास बात है वेक्टर के साथ, ए वेक्टर को जोड़ दो माइनस ऑफ बी वेक्टर से, तो हो गया ना ए माइनस बी वेक्टर। तो ये हो गया ना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कितना आसान है बता रहा हूँ। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई एक वेक्टर है ऐसे करके, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। तो अब जो रिजल्टेंट होगा ना, अब जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों का वो इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन माइनस ऑफ बी वेक्टर देखो किधर होता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर नीचे की तरफ होता है। और इन दोनों के बीच अगर ये थीटा एंगल है और माइनस ऑफ बी वेक्टर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये इधर, ये तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो गया। अब ये किसका डायरेक्शन हो गया पता है, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन हो गया सब्सट्रैक्शन का।
मतलब कि उसके सब्सट्रैक्शन का क्या डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो चलो उसी पे करते हैं। अब क्या है कि जब हम लोग एडिशन यूज़ करते थे, अब देखो सबसे पहले एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, अब देखो हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग यूज़ किया करते थे, जब रिजल्टेंट निकाला करते थे ए और बी वेक्टर का, तो नाउ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर इज़ 180 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या करना है, इसका भी तो एक रिजल्टेंट ही निकालना है ना। तो चलो वो हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, इसको हमने डिनोट किया है एस से, सॉरी इसको हमने डिनोट किया है एस से, तो इसको हमने डिनोट किया एस से। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे है कॉस 180 माइनस थीटा। तो इसको थीटा को हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ऐसे करके थीटा को हम लोग माइनस करेंगे और यहाँ पे करेंगे इसको कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अब जो हमारा जो सब्सट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगी -2ab कॉस थीटा। इस तरीके से हमारा सब्सट्रैक्शन का आ गया। ये तो हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन देखो tan अल्फ़ा जो होता है वो होता है, यानी कि tan अल्फ़ा किससे, ए वेक्टर से, tan अल्फ़ा किससे, ए वेक्टर से। तो इसमें क्या है tan अल्फ़ा, देखो अभी चलो इसी पे बना देता हूँ, इसी पेज पे। तो ये ए वेक्टर था और ये माइनस बी वेक्टर था और ये एस वेक्टर था और ये अल्फ़ा थी। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाती थी, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा तो दिया नहीं है, ये तो गलती हो गई। चलो ठीक है, गलती को सुधारते हैं हम लोग, गलती को सुधारते हैं और लिखते हैं क्या, बी साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा की, वो साइन थीटा ही होती है। और कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू आप देख लो क्या होती है। तो tan अल्फ़ा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है, बहुत, मतलब आराम से आप कर लोगे, किसी भी चीज़ को फाइंड कर लोगे। और इस तरीके से ये निकाला जाता है, इस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है। देखो कितना ईजिली, ये फार्मूला सीधा सीधा आप नहीं करना है, फार्मूला रटना नहीं है, फार्मूला को समझना है कि आखिर ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन है कहाँ से। तो ये चीज़ इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे कि सब्सट्रैक्शन का भी हमने देख लिया कैसे काम करते हैं हम लोग। अब जो अगला लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, ढेर सारे वेक्टर जुड़ते हैं आपस में, मतलब दो वेक्टर से ज़्यादा। अब जैसे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो तीसरा एक लाइन बनेगा, तो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन जब दो से ज़्यादा वेक्टर हैं या फिर उससे भी ज़्यादा वेक्टर हैं, वो जब आपस में मतलब जुड़ेंगे और आपस में जो रिजल्टेंट बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर को टेल से जोड़ते हैं, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं। जैसा कि इसमें किया, देखो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के, सॉरी एक सेकंड में आता हूँ उस पर, आता हूँ मैं। इसमें क्या किया ना, इसमें क्या किया, पहले वेक्टर के देखो टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ा, फिर दूसरे वेक्टर के पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा, फिर दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर के टेल को जोड़ा, फिर लास्ट में क्या हुआ, पहले वेक्टर के टेल से और जो लास्ट वाले वेक्टर को हेड से जोड़ दिया, वही होता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें इसको पहले पढ़ लेता हूँ मैं कि क्या है। दिस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द लॉ ऑफ एडिशन फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। सही बात है, अभी तो बोला जब दो वेक्टर होगा तो वो ट्रायंगल लॉ हो जाएगा।
दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ वेक्टर पॉलीगॉन बी ड्रॉन प्लेसिंग द टेल एंड ऑफ ईच सक्सीडिंग वेक्टर एट द हेड और एरो एंड ऑफ द प्रीसीडिंग वन, द रिजल्टेंट आर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल एंड ऑफ द फर्स्ट टू द हेड और द एरो एंड ऑफ द लास्ट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे और वो हम लोग ऐसे आर इक्वल टू ए प्लस, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करके फाइंड करेंगे। अब इसका मैं बताता हूँ आपको एक बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ। तो होता क्या है, देखो कोई सपोज़ करो कोई आदमी है, कोई बंदा है एक्स, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, कोई बंदा है एक्स। अब एक्स साहब क्या हो रहे हैं, पहले नॉर्थ की तरफ बढ़े, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको इसके ऊपर से भी समझ आए। एक्स साहब क्या हुआ, पहले नॉर्थ की तरफ बढ़े, नॉर्थ की तरफ बढ़े, फिर वेस्ट की तरफ चले गए 90 डिग्री, फिर वापस क्या हुआ, नॉर्थ की तरफ चले गए और फिर वापस ईस्ट की तरफ चले गए, ऐसे करके वो गए। तो अब क्या हो गया ना, अब हम लोग देखो वेक्टर तो वो चेंज करते रहा, वेक्टर चेंज करते रहा आपस में। अब क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा, ये जो पहले से जो आखिरी को जोड़ा हमने, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब जैसे होता है ना कि आप जाते हो, कभी घर जाते हो तो एक चौराहे से आप बाएं घूमते हो, फिर उस चौराहे से दाएं घूमते हो, फिर वहाँ से दाएं घूमते हो, ठीक है। तो अब ऐसे करके आप जाते हो, ऐसे करके आप जाते हो, तो क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, मतलब किसी का घर है, यहाँ से आप गए तो आप सीधा सीधा बताते हो, तो उन्होंने कहा हाँ उस तरफ उसका घर है, और यहाँ से सीधा सीधा कितने मैग्नीट्यूड पे, तो इतने मैग्नीट्यूड पे उसका घर है। तो आप ऐसे करके बताओगे कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ऐसे हम लोग एप्लीकेशन है, मतलब आपके रियल लाइफ से मैं चीज़ों को जोड़ रहा हूँ कि आप कैसे बता दोगे। जैसे आप बोलते हो ना कि हाँ इस जगह से जो है दाईं ओर, यानी कि उत्तर की दिशा में उनका घर है, और इतनी दूर जाओगे तो आप उत्तर की दिशा में, भले ही आप किस पाथ को ट्रेवल करके ऐसे ऐसे करके गए, लेकिन आप बताओगे ना कि हाँ इधर की तरफ उसका घर है तो उधर की तरफ ही घर है। तो डायरेक्शन बता रहे हो और मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो। तो ये इस टाइप से होता है, इसको डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ है। अभी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली, बहुत सारी चीज़ें सीख ली, अब वक्त आ गया क्वेश्चन को फोड़ने का, ठीक है। तो तैयार हैं आप लोग क्वेश्चन फोड़ने के लिए? स्टार्ट करेंगे हम लोग जेईई मेंस 2019 के प्रॉब्लम से, कि देखो भाई ऐसी क्वेश्चन पूछी गई थी। अब देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, अब होता क्या ना, डर लगता है क्वेश्चन से, बस डर लगता है, लेकिन कुछ होता नहीं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कि कितनी ईजिली जो है हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, मतलब कितनी ईजिली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उन चीज़ों को। तो चलिए अब देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी, दो वेक्टर एन बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सही बात है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, अभी क्वेश्चन में दिया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो ए प्लस बी को हमने क्या बोला था, आर इज एन टाइम्स ऑफ एस। बस इस इक्वेशन को हमने कर दिया और इसी से हम लोग बनाएंगे। अब जैसे देखो ए प्लस बी वेक्टर है, ऐसे करके ए वेक्टर बनाया और ऐसे बी वेक्टर बनाया। अब इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है, और ए तो ये हो गया हमारा आर, ये हो गया आर, और ए माइनस बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो गया एस, ऐसे ऐसे की तरफ हो गया। ये तो आप समझ ही रहे होगे कि कैसे होगा। अब ये तो हम जान लिए, अब इक्वेशन हमने क्या कर लिया, इक्वेशन बना लिया उससे अपने अंडरस्टैंडिंग से कि अच्छा हाँ ये पूछा गया। अब आपको दिखाता हूँ कि कितनी ईजिली जो है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, और मैं ही नहीं आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे कितनी ईजिली। अब देखो आर क्या होता है ना, आर होता है हमारा, आर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और हमारा एस क्या था, एस था हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा एस था। तो आर का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स ऑफ एस का मैग्नीट्यूड है, ये चीज़ है। तो चलो करते हैं इसको। अब देखो आर क्या है, अब इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग एक इक्वेशन बना लिया। अब इस इक्वेशंस के ही ऊपर हम लोग देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो आर स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा
ये हो गया आर स्क्वायर हो गया इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, देखो क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ऐसे करके हमने तो एक इक्वेशन बना लिया। अब और चीज़ देखते हैं क्या लिखा हुआ था इसमें, ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बस बात खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। सपोज कर लिया, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पी। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस थीटा, क्योंकि ए की जगह पे पी पुट कर दिया, बी के भी जगह पे पी पुट कर दिया। अब एन स्क्वायर प्लस p² माइनस 2p² कॉस थीटा। कितना इजीली कर रहे हैं हम लोग, अब देखते जाओ कितना इजीली होगा ये। अब देखो ये क्या हो गया, 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। अब ये हो गया एन स्क्वायर, अब इसमें 2p² माइनस 2p² कॉस थीटा। यहाँ तक तो आ चुके हैं। अब इस पेज पे चलते हैं थोड़ा, या फिर इसी पेज रहते हैं। 2p² को क्या कर दिया हमने, कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी हमने 2p² को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब 2p² और 2p² तो कैंसिल आउट हो गया। अब इस पेज पे आते हैं, देखो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा। सिमिलरली अब कॉस थीटा वाले को साथ में ले लेते हैं, तो कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कॉस थीटा को कॉमन ले लो, तो हो गया 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1। ये चीज़ें हो गई। अब देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, या इसको लिख लो कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर प्लस 1। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 और एन स्क्वायर प्लस 1। बस आगे हमारे बीच का एंगल क्या है, तो ऐसे करके हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि थीटा क्या है। अब देखेंगे क्या ये है क्या ऑप्शन, नहीं ये है क्या, नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। तो ये जो क्वेश्चन था वो था 4 मार्क्स का, लग गया ना चौका, आपसे लगा दिया ना चौका। तो ऐसे ही करके आप सॉल्व करोगे और हर क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर लोगे, मतलब टफ नहीं हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए। आप कॉन्सेप्ट जानोगे, आप क्वेश्चंस बनाओगे, क्वेश्चन में ही सब कुछ रखा रहता है। मैं आपको सही बताऊं, क्वेश्चन में ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आपको बस देखना है कि क्या करना है, कुछ टफ नहीं है। अब देखो कितनी आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल रहा है। आप देखो 100 मार्क्स का अब IIT मेंस में, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेंस में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में। आप देखो उस 100 मार्क्स में से आप 4 मार्क्स कितनी ईजिली आपको मिल गई। तो अभी मैं आपको बाकी के 96 मार्क्स भी दिलवाऊंगा आराम से, बस आप बने रहो, देखते रहो कि कैसे होती ये चीज़ें। अब देखो अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, 2 वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। अब 2 वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर है भाई P और एक वेक्टर भाई है Q, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इक्वल टू A है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, सपोज करो ये है, तो एंगल बिटवीन P एंड Q, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q गिवन है थीटा। तो बता रहा है कि अब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन आप रिजल्टेंट देखोगे ना तो इधर ही कहीं बनेगा, तो अब ये होगा अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा एंगल जो वेक्टर P से बनाएगा तो वो तो हमारा डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड निकालते क्या होगा, तो दोनों का अब लगा दो, फार्मूला यूज़ कर दो। अब आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि वो फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है और है क्या वो आखिर में। तो R इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा। बहुत देखो कितना तेज़ी से बनाते हैं। तो P का देखो क्या है, A² है, ये क्या है, A भी A² है, प्लस 2 इंटू A कॉस थीटा। तो R क्या हो गया, R हो गया A² 2A² प्लस 2A² कॉस थीटा।
ठीक है, देखो कितनी आसानी से बनता है ये क्वेश्चन। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, देखो ए को बाहर निकाल लो तो हो गया 2 + 2 कॉस थीटा। ए को बाहर निकालेंगे, ए स्क्वायर है तो बाहर निकालेंगे तो वो ए हो जाएगी, ए इंटू 1 + कॉस थीटा। कितनी ईजिली हम लोग जा रहे हैं। अब देखो आर इक्वल टू, अब ए है इंटू 2 है और 1 + कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 cos² θ/2 होती है। तो ये क्या होगी, आर होगी हमारी ए इंटू 4 cos² θ/2। 1 + cos थीटा जो होती है हमारी होती है 2 cos θ/2। ये ट्रिगो का है। तो अब ये कर लेंगे। अब तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट आ गया हमारा 2a cos θ/2 डिग्री, यानी कि यही हमारा रिजल्टेंट है। अब तो रिजल्टेंट तो निकल चुका है। डायरेक्शन भी इजी है भाई। डायरेक्शन में क्या रखा, कुछ नहीं रखा। देखो tan अल्फ़ा क्या होता है, tan अल्फ़ा होता है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब देखो b क्या है, b की वैल्यू भी मतलब मैग्नीट्यूड भी a है, यानी कि यहाँ पे हम लोग p करेंगे। सॉरी, ये कंफ्यूज ना हो आप लोग, मैंने बस फार्मूला लिखा, लेकिन इस चीज़ के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा q sin थीटा + p + q cos थीटा। ठीक है, तो अब ये देखो a, q का मैग्नीट्यूड भी a दिया हुआ, a sin थीटा अपॉन a + a cos थीटा। a कॉमन ले लो, तो a कॉमन ले लिया तो हो गया a sin थीटा, a 1 + cos थीटा। तो ए को हमने कट कर दिया, तो साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब देखो क्या है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 × θ/2 लिख सकते हो अपॉन 1 + cos थीटा। अब देखो साइन 2 θ/2, तो इसको क्या लिखोगे, 2 sin थीटा × cos थीटा अपॉन इसके θ/2 अपॉन cos θ/2। साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा × cos थीटा, इसलिए साइन 2 × θ/2 की वैल्यू हो जाएगी 2 sin θ/2 × cos θ/2। तो 1 + cos थीटा का जो वैल्यू होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी cos² θ/2। तो ये कट गया, 2 cos² होता है तो ये कट गया, तो ये हो गया tan θ/2। तो ये क्या है, tan अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो आई है tan θ/2। अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan इनवर्स tan θ/2। जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो आएगी θ/2। कितना आसान है ना। देखो ये उसका डायरेक्शन हो गया, अल्फ़ा ये हो गया और रिजल्टेंट हमने ऊपर निकाला है जो कि ये हो गया। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया। देखो कितनी ईजिली बन रही है क्वेश्चन, कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अब देखो, अब ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो। 2 वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ देम देन द एंगल बिटवीन देम विल बी। मतलब क्या हो गया कि दोनों वेक्टर क्या है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है। लेकिन यहाँ पे तो कहानी बदल गई है भाई, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड इक्वल है। और मतलब जो हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही हमारे रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड है। अरे ये कैसे हो गया, क्या ये हो सकता है? हाँ, ये वेक्टर की दुनिया में हो सकता है कि दो वेक्टर को जोड़ के वही आ जाए, दो वेक्टर का सम वही आ जाए, वो होता है। अब आप देखो कैसे होता। दो वेक्टर है, अब सपोज कर लो हमने फिर से P और Q ले लिया और इसका एंगल ले लिया मान लो थीटा और ये ले लिया R। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ P है वो मैग्नीट्यूड ऑफ Q है और वही मैग्नीट्यूड ऑफ R भी है। इसको हमने ले लिया स्मॉल a। ठीक है, अब क्या करना, अब ये कैसे फाइंड, अब द एंगल बिटवीन देम विल बी, मतलब थीटा निकालना है, थीटा को फाइंड आउट करना है कि क्या है, थीटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी कि क्या है। अब लगा दो फार्मूला तो अब आपको पता ही है कैसे यूज़ करना फार्मूला को। फार्मूला का यूज़ करना सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे आपको कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। और ये यूज़ करना आप तभी सीखोगे जब आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, इसलिए इवेंचुअली कॉन्सेप्ट सीखना ही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। तो अब देखो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू देखो क्या हो गया, P² + Q² + 2PQ cos थीटा। R² इक्वल टू हो गया P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अब R
स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू ए है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर हो गई, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया हमने, आप मतलब घबराइएगा मत, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो आपको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, है ना। अब देखो ए स्क्वायर इक्वल टू 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। अब देखो कितनी इजीली हम बनाते हैं इसको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a², तो ये हो गया 2a² कॉस थीटा, तो ये हो गया अब माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a² क्या हो गया, माइनस a² इक्वल टू 2a² कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस a² अपॉन 2a², a² कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स -1/2, यानी कि ये थीटा कितनी हो गई, तो कॉस इनवर्स -1/2 मतलब कि 120 डिग्री, तो ये थीटा कितनी हो गई, 120 डिग्री हो गई। आप फाइंड करो 120 डिग्री कितने पे, ऑप्शन बी, आप क्लिक करो निकल जाओ। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के मिल गए तो आप 4 मार्क्स आप यहाँ से इकट्ठा कर लोगे आराम से। अब देखो अब एक और क्वेश्चन आ गया, मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आपको तो मैंने ऐसे बता दिया कॉन्सेप्ट क्या, अब आप क्वेश्चन से समझो कि कॉन्सेप्ट था क्या। दोनों वे से आप हम लोग अगर समझते हैं तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, जितना क्रिस्टल क्लियर होगा आप उस टॉपिक से छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन को पेपर में। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दो, आप जेई का दे रहे हो, जेई मेंस का दे रहे हो, जेई एडवांस्ड दे रहे हो, आप हो सकता है नीट दे रहे होगे, तो और आप हो सकता है WB जेई दे रहे होगे, उड़ीसा जेई दे रहे होगे, तो आप स्टेट इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो यही नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करना आज घर पे जाके इन सारे क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो अब आप देखते हैं, अब देखिए क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3p एंड 2p इज आर, ठीक है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस क्या है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, देखो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p और 2p है, थीटा। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो आर है, ठीक है। अब क्या बोल गया, अब इसने बोल दिया इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड। अब फोर्स क्या है, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसलिए तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से होगा। तो इफ़ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल, मतलब कि पहले फोर्स को अगर हमने डबल कर दिया, यानी कि 3p को क्या कर दिया, 6p कर दिया। अब क्या हो गया, दी अब क्या हो गया, द रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल। तो अब जैसे ही वो 3p से 6p हो गया रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट r भी 2r हो गया, बस मिल गया आपको। मैंने बोला था ना क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है, मिल गया आपको सॉल्यूशन। चलिए बनाते हैं, फ्रेम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब क्या हो गया, देखो ये 2p था, अब ये 2p का 2p ही रह गया, अब ये हो गया 6p और ये क्या हो गया 2r, और ये एंगल है हमारा इन दोनों के बीच का थीटा, और फाइंड करना हमें थीटा। चलो ठीक है, अब लगा देते हैं। अब हमें पता चल गया है टूल, तो टूल अप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्या है, तो आप लोग जानते हो कि रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू सॉरी, आप लोग को पता है कि रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, मैंने इतनी बार ऊपर बता दिया है कि अब तक तो ये आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। तो अब यूज़ करते हैं, ये केस फर्स्ट है और ये जो है सेकंड केस है, दोनों केस में यूज़ करते हैं कि आखिर बातें क्या होगी। तो केस फर्स्ट के लिए जाते हैं, तो केस फर्स्ट में हो गया r² इक्वल टू a² की देखो क्या वैल्यू 3p² प्लस b को देखो क्या है 2p है, 2p² प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट समझ लें, क्रॉस प्रोडक्ट आगे आएगा वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसलिए वो बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बस इस बात को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज़। तो हो गया 9p², ये हो गया 4p² और ये हो गया 2 और 2 इंटू 3 यानी 6 यानी प्लस 12p² कॉस थीटा। ये तो हो गया पहले केस से हमने निकाल लिया। अब दूसरे केस से निकालते हैं, तो दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में आप देखोगे तो 2r हो गया, तो 2r हो गया, तो आप यहाँ करते हैं
2r²। अब 3p की जगह क्या हो गया 6p²। अब ये क्या है, ये 2p की जगह 2p ही रह गया, तो 2 इंटू 6p इंटू 2p कॉस थीटा। अब क्या हो गया, ये पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है। अभी सॉरी एक सेकेंड, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ तब पहला इक्वेशन आप बना लो इसको। तो आप देखोगे इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 13p² प्लस 12p² कॉस थीटा। अब ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 36p² प्लस 4p² और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन p² प्लस 24p² कॉस थीटा। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब ये भी इसको, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन हमारा 40p² प्लस 24p² कॉस थीटा, ये है 4r²। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं, ठीक है, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन करते हैं। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, इधर है 4r², इधर है r², तो 4r² माइनस r² क्या हो गया 3r², क्योंकि इस इक्वेशन को इससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। 4r² माइनस r² हो गया 3r²। अब देखो 40p² माइनस 13p² क्या हो गया 27p² और 24p² कॉस थीटा और माइनस 12p² कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 12p² कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन को, ये थर्ड इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया r² इज इक्वल टू 9p² प्लस 4p² कॉस थीटा, फोर्थ इक्वेशन। अब देखो फोर्थ इक्वेशन को कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि उसमें देखो उसका भी देखो लेफ्ट हैंड साइड r² है और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड r² है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे, तो जब LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो अब आप समझो इस चीज़ को, ये क्या हो गया देखो 13p² प्लस 12p² कॉस थीटा इक्वल टू, अब देखो फोर्थ इक्वेशन क्या था, फोर्थ इक्वेशन था 9p² प्लस 4p² कॉस थीटा, ठीक है। करते हैं इसको, ये क्या हो गया, ये हो गया 4p² और ये कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ जाएगा इस तरफ जाएगा तो होगा माइनस 8p² कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस 4p² अपॉन 8p², p² कट गया और ये हो गया 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2, जो कि अभी दिखा, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 क्या होता है 120 डिग्री। तो यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना आया, 3p और 2p के बीच का जो एंगल आया है वो कितना आ गया है, वो आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो ये क्या क्वेश्चन था जिसने पूछा था, इसमें आप आराम से बी ऑप्शन को यूज़ करोगे और चुपके से निकल लोगे और आपको मिलेंगे इसके पूरे के पूरे मार्क्स। देख रहे हो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन कितनी आसानी से हम लोग कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, अब आखिरी क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसके बाद में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा आगे। तो अब देखो, अब ये क्या है, अब दो वेक्टर दे दिया है, OA वेक्टर है और ये OB वेक्टर है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट है वो जो है OA वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है, सॉरी OB है, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना एंगल AOB इस वाले को, और ये है y। तो ये जो रिजल्टेंट है देखो, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू OA, तो ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है और ये OB है। इस परपेंड एज सोन इन फिगर फाइंड द एंगल AOB, तो हमको क्या फाइंड करना, हमें फाइंड करना एंगल AOB, यानी दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को फाइंड करना। तो अब इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब देखो अब क्या होता है कि हमें पता है हम कैसे यूज़ करते थे, डायरेक्शन कैसे निकालते थे रिजल्टेंट का, वो यूज़ करते थे हम लोग ऐसे, tan अल्फ़ा इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इसमें देखो B क्या है, ये देखो ये 4 मीटर दिया है और ये कितना दिया है 6 मीटर। तो OA क्या होता है, OA होता A उसमें, ठीक है, यानी कि 4 मीटर दिया है। अगर इसका
मैग्नीट्यूड देखा जाए ए का मैग्नीट्यूड, तो वो दिया है 4 मीटर। और ओ बी वेक्टर क्या है इसमें, ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड को देखा जाए तो ये हमारा दिया हुआ है 6 मीटर। अब देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व होता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या होता था, अल्फ़ा जो डायरेक्शन होता था, अल्फ़ा डायरेक्शन होता था रिजल्टेंट का ए के रिस्पेक्ट में। तो अब की बार देखो ना, इस बार क्या दे दिया, इस क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि अभी दे दिया है ये डायरेक्शन 90 डिग्री पे दे दिया भाई। कितना इजी है, 90 डिग्री जब डायरेक्शन दे दिया है, यानी कि अल्फ़ा क्या है इसमें, क्या है अल्फ़ा क्या हो गया, देखो रिजल्टेंट ओ ए वेक्टर से 90 डिग्री बना रहा है, तो अल्फ़ा क्या हो गया भाई, जाहिर सी बात है ना, अल्फ़ा हो गया 90 डिग्री। कितना इजी है, जब अल्फ़ा एक बार 90 डिग्री हो गया तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं इस फार्मूला को, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फ़ा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू बी साइन थीटा। देखो बी साइन थीटा क्या हो गया, बी देखो क्या है इसमें 6 मीटर है, 6 साइन थीटा अपॉन ए कितना है, ए देखो कितना है, ए कितना है, देखो ए है 4 है, 4 प्लस बी कॉस थीटा यानी कि 6 कॉस थीटा, 6 कॉस थीटा। मस्त, देखो सॉल्व हो गया। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। tan 90 की तो इन्फिनिटी इक्वल टू 6 साइन थीटा अपॉन 4 प्लस 6 कॉस थीटा। लेकिन क्या घबराना है क्या यहाँ पे, नहीं घबराना भाई। अगर इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसको पूरा क्या करो, पलट दो, इस इक्वेशन को क्या करो, पलट दो या 1 से डिवाइड कर दो। तो इसको कर दो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 4 प्लस 6 कॉस थीटा अपॉन 6 साइन थीटा, ऐसे कर दो। तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये हो गया 4 प्लस 6 कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 6 कॉस थीटा इक्वल टू -4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स -2/3। कितना आसानी से हम लोग बना लिए इस क्वेश्चन को, कितना मज़े से बना लिए, इसको कहते हैं मौज कर दी हमने। तो देखो आज हमने सीखा एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, एडिशन करना सीखा, बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाए हमने, देखा जेई मेंस का लेवल क्या होता है और उसी लेवल के क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व भी कराया है और कितनी इजीली आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो आज के लेक्चर से हमें एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर समझ में आया। और आज आपका ये टास्क है, आज प्लीज़ अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बिल्कुल आपको समझाऊँगा, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप ही लोगों के लिए चैनल बनाया हुआ मैंने, ये चैनल बनाया मैंने। तो मेन क्या करना ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। आप जाओ, मैं आपको जो है बताऊंगा, आपको क्लियर बताऊंगा, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट दूंगा, क्लैरिटी दूंगा हर चीज़ में, लेकिन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये सपने आपके हैं, ये कर्तव्य आपका है कि आप अपने सपनों से कितना जो है फासला कम करते जा रहे हैं। तो आपको अगर वो फासला कम करना है तो क्वेश्चंस बनाना होगा, आपको जो है बिल्कुल हमेशा मोटिवेटेड होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ जाना पड़ेगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी हम या मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर अगर शशांक सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आप रिवाइज़ करते रहिए। जब आप उसको रिवाइज़ करते रहेंगे ना तो ये आपके ऊपर पाइलअप नहीं होगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम के दिन आप जाओगे और क्या होगा ना, चीज़ें एग्ज़ाम जितनी करीब आती जाएंगी ये चीज़ सारी चीज़ें पाइलअप होती जाएंगी कि अरे भाई ये भी रिवाइज़ करना, अरे भाई वो भी रिवाइज़ करना। तो भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये सावधानी बरकरार रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करिए चीज़ों को। और थैंक यू वेरी मच। पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए कि ये कुछ ऐसा चैनल है जहाँ पे एक IITians के द्वारा इनिशिएटिव दिया गया है, जहाँ पे आपको इतनी अच्छी तरीके से बताया जा रहा है और मैं आपको सीरियसली सारे PYQ सॉल्व कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितनी आसानी से वो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच।